हेलो विद्यार्थियों, मैं दयावती, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरैनी। आप सभी का स्वागत करती हूँ एज यू सेड ई लर्निंग क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा सूचकांक। सूचकांक इस विषय पर हम अपनी 2 कक्षाएं पहले कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने पढ़ा सूचकांक क्या था और सूचकांक की गणना करते समय किन किन कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सूचकांक के लाभ, उपयोग और सूचकांक की रचना की विधियों के बारे में हमने पढ़ा। पिछले वीडियो में जो सूचकांक की 2 विधियां होती हैं, साधारण सूचकांक और भारित सूचकांक, जिसके अंतर्गत 2 विधियां और आती हैं, उन सभी विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम जो भारित सूचकांक होता है और भारित सूचकांक की जो दूसरी विधि है, भारित समूहीकरण विधि, जिसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं, लास्पियर, पाश्चेट और फिशर मेथड। उन तीनों विधियों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगी कि लास्पियर विधि से, पाश्चेट विधि से और फिशर विधि से किस प्रकार से सूचकांक निकालते हैं। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। आज के इस के लिए मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ पर लिया है। उदाहरण में मैंने 5 मदों को लिया है, A, B, C, D और E। ये 5 मदें हैं और इन 5 मदों की आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष, दोनों वर्षों में क्या क्या कीमतें रहीं और क्या क्या पूर्ति रही, ये आपको स्टेटमेंट के अंदर दी हुई मिलेगी। जैसे आधार वर्ष में ये जो मदें हैं हमारी A, B, C, D, E, इनकी कितनी कीमतें हैं? P0, 0 जहां पर है इट मीन्स ये बेस ईयर के लिए है। P0 यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो ये जो है ये इन मदों की बेस ईयर की प्राइसेस है। इसके बाद क्या हो? 0 बेस ईयर के लिए है और क्या हो? क्वांटिटी के लिए। तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। तो जो हमारी मदें हैं A, B, C, D, E, इनकी बेस ईयर में प्राइसेस ये रही है और बेस ईयर में इनकी मांगी गई जो मात्रा है या क्वांटिटी जो है वो ये रही है। इसके बाद जो करंट ईयर है, वर्तमान वर्ष है, उसमें P1 करंट ईयर के लिए, तो उसमें इनकी प्राइसेस ये हो जाती हैं। प्राइसेस बढ़कर करंट ईयर के अंदर 20, 40, 20, 8 और 40 ये हो जाती है। और कीमतें बढ़ने के बाद जो इनकी करंट ईयर की क्वांटिटी है वो ये रही। तो इतना हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन मिलेगा। इसके बाद हमें लास्पियर मेथड से, पाश्चेट मेथड से या फिशर मेथड से, जिस भी विधि से सूचकांक निकालने को कहा गया है, हमें सूचकांक निकालना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि हमारी सबसे पहले नंबर पर लास्पियर मेथड आता है। लास्पियर हम सबको पता है कि लास्पियर ने जो अपना सूचकांक निकालने का सूत्र दिया है, जो फार्मूला दिया है, वो बेस ईयर की मात्राओं को महत्व देते हुए दिया है। तो उनका फार्मूला था सिग्मा P1 क्यू 0 बटे सिग्मा P0 क्यू 0, क्योंकि दोनों के अंदर यहाँ भी क्यू 0 है, यहाँ भी क्यू 0 है। ये बेस ईयर की क्वांटिटी है और लास्पियर ने भी बेस ईयर की क्वांटिटी को ही महत्व दिया है। तो इसी कारण से उनका फार्मूला ये है। जो दूसरा हमारा तरीका है वो पाश्चेट का मेथड है। तो पाश्चेट ने भी फार्मूला दिया है हमें। पाश्चेट का जो फार्मूला है वहां पर पाश्चेट ने आधार वर्ष की मात्राओं के स्थान पर वर्तमान वर्ष की मात्राओं को महत्व दिया है। तो उनका फार्मूला क्या बन जाता है? उनका फार्मूला बनेगा हमारा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। यहाँ दोनों जगह Q1 यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी, और पाश्चेट ने करंट ईयर की क्वांटिटी को ही महत्व दिया है। तो इसी कारण से उनका फार्मूला जो है उसके अंदर उन्होंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर जो करंट ईयर है, करंट ईयर की क्वांटिटी को शामिल किया है। सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये दो फार्मूलों का प्रयोग करके हम लास्पियर और पास्चे के तरीके से सूचकांक निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी निकालते हैं हम। जब हम लास्पियर के तरीके से निकालेंगे तो सबसे पहले हमें P1 Q0 चाहिए। P1 Q0, तो P1 यानी कि करंट ईयर की प्राइस और Q0 यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी। तो P1 हमारी ये है और Q0 हमारा ये है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो चलिए करते हैं। 10 को हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 200। 3 गुणा 40 करेंगे तो आएगा हमारा 120। इसके बाद गुणा करेंगे हम 5 गुणा 20, तो ये हमारे पूरे 100। 20 को 8 से गुणा करेंगे 160। फिर 2 गुणा 40, तो यहाँ पर आएगा हमारा 80। तो हमने P1 Q0 यानी कि Q0 की और P1 की मल्टीप्लाई कर ली है। इसके बाद आगे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए P0 Q0। अब ये दोनों जीरो है, इट मीन्स बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी। तो ये बेस ईयर की प्राइस है, ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुणा 10, ये हमारा हो जाएगा 100। 35 गुणा 3, ये हमारा 105। 30 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 150। इसके बाद 10 गुणा 20, तो ये पूरे 200 हमारे आएंगे और 40 गुणा 2 करने पर हमारा आएगा 80। तो इस तरह से हमने P0 Q0 ये भी हमने निकाल लिया। फिर लास्पियर मेथड की दोनों चीजें हमारे पास है। पास्चे के लिए चाहिए हमें P1 Q1 यानी कि वर्तमान वर्ष की ही कीमतें और वर्तमान वर्ष की ही क्वांटिटी। तो ये वर्तमान वर्ष की प्राइस है, ये वर्तमान वर्ष की क्वांटिटी है। तो इन दोनों को हम गुणा करते हैं। 20 गुणा 25, तो ये हमारा आएगा पूरे 500। फिर 40 को करते हैं हम 10 से गुणा। 40 गुणा 10, ये हमारा आएगा 400। इसके बाद 20 को 15 से, जब 15 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 300। फिर 8 गुणा 20, तो यहाँ पर आएगा हमारा 160। 40 गुणा 5 करेंगे तो हमारा 200 आएगा। तो हमने P1 Q1 यानी कि वर्तमान वर्ष की कीमतें और वर्तमान वर्ष की क्वांटिटी ये भी हमने निकाली। इसके बाद चाहिए हमें P0 Q1। P0 यानी कि आधार वर्ष की कीमतें और वर्तमान वर्ष की मात्रा। तो आधार वर्ष की कीमतें हमारी ये हैं और वर्तमान वर्ष की मात्रा ये है। P0 और Q1 इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 10 को जब हम 25 से गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 250। फिर गुणा करेंगे हम 10 और 35, तो ये आ जाएगा हमारा 350। इसके बाद 30 की गुणा होगी 15 से, तो ये हमारा 450 आएगा। 15 और 30 की मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद 10 को हम 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पूरे 200। और जब 40 को हम 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे 200 आएंगे। तो इस तरह से हमने ये चारों चीजें P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1 ये चारों चीजें हमने यहाँ पर निकाली। अब आगे हमें इन सब का क्या चाहिए? सिग्मा। सिग्मा यानी कि योग यानी कि टोटल। तो अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। चलिए एक एक करके टोटल करते हैं। इनका टोटल करते हैं हम यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 1 कैरी हो गया, 3, 6, 10, 12 और ये 14, 1450। P0 Q1 जब हम इसका टोटल करते हैं सिग्मा P0 Q1 1450। ऐसे ही अब हम इनका टोटल करते हैं। P1 Q1 इनका सिग्मा करेंगे हम 0, इसके बाद यहां से भी 0 और ये 6, 5, 4, 9 और 3, 12, 13 और ये 15, 1560। तो सिग्मा P1 Q1 कितना हो गया हमारा? 1560। इसके बाद इसका टोटल करते हैं हम। यहाँ पर हमें 5 और 8
ये हमारे 13, 1 कैरी हो गया, और ये 635 सिग्मा P0 Q0 हमारा 635। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है, इसका टोटल करते हैं हम। ये हमारा 0, 2 और 6 8 और 8 16, 3 4 5 6 660 सिग्मा P1 Q0 660। अब हमारे पास ये चारों चीजें हो गई हैं, सबका टोटल हो गया है। तो चलिए अब वैल्यूज को पुट करेंगे और सूचकांक निकालेंगे। तो सबसे पहले लास्ट ईयर के मेथड में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सिग्मा P1 Q0, ये है हमारी सिग्मा P1 Q0, 660 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 635। इसे गुणा करेंगे हम 100 से। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। हम सीधे 660 को 100 से मल्टीप्लाई करके और उसे हम 635 से भाग दे सकते हैं, या 660 को पहले 635 से डिवाइड करें और जो आंसर आएगा उस आंसर को हम 100 से गुणा करें। अगर आंसर हमारा डेसिमल में आता है तो जहां पर भी डेसिमल है, जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट राइट साइड में सरक जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे भाग करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 103.94। तो इस तरह से लास्ट ईयर मेथड से वैल्यूज को पुट करके और सिर्फ गुणा और भाग के द्वारा हम सूचकांक निकाल सकते हैं। अब यही तरीका हमें पास्ची के अंदर लगाना है। यहाँ पर भी हमें वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को। सिग्मा P1 Q1, ये हमारा P1 Q1 है और ये सिग्मा है इनका 1560 को डिवाइड करना है सिग्मा P0 Q1 से। ये P0 Q1 और ये इसका सिग्मा 1450, गुणा करेंगे हम 100। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, हम इस 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद वही सेम तरीका 156 को हम 145 से भाग दें और जो भी आंसर आए डेसिमल्स के अंदर उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट डेसिमल को आगे की तरफ सरका दें, या फिर सीधा पहले ही इसे 100 से मल्टीप्लाई करके बाद में हम 145 से इसे भाग कर सकते हैं। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 107 के बाद हमारा पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग 59। तो इस तरह से हम लास्ट ईयर और पास्ट ईयर इन दोनों तरीकों से हम सूचकांक निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा तरीका बचता है फिशर का मेथड। आप सभी को पता है कि फिशर का जो मेथड है वो लास्ट ईयर और पास्ट ईयर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो फिशर का सूचकांक है, फिशर मेथड, वो क्या है, L मल्टीप्लाइड बाय P, यानी कि L यहाँ पर लास्ट ईयर के लिए और P पास्ट ईयर के लिए, इन दोनों के सूचकांकों का गुणनफल का वर्गमूल, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करें तो किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q, सिग्मा P1 Q0 है हमारा यहाँ पर, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0, ये लास्ट ईयर का तरीका हो गया। इसके बाद पास्ट ईयर का मेथड है सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 और इसका वर्गमूल और डिवाइडेड बाय 100। ये जो फार्मूला है ये लास्ट ईयर का फार्मूला, फिशर का फार्मूला है, सॉरी फिशर। तो यहाँ पर ये हमने लास्ट ईयर की वैल्यूज को पुट किया और ये हमने पास्ट ईयर के फार्मूले को पुट किया। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो हम सेम ये कार्य यहाँ पर लिख सकते हैं 660 बटे 635 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1560 बटे 1450, 1560 बटे 1450 और इसका वर्गमूल और गुणा 100। तो हम इतना इसको सारे को सोल्व करने की बजाय यहाँ पर हमने इसे पहले से सोल्व कर रखा है, तो हम सीधे इनकी वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं। जब हम 660 को 635 से हमने डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर आया, और जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट्स के आगे आ गया। लेकिन अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते
यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, बाहर जाके किया है, तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, हमारा आता 1.03। तो मैं यहाँ पर 1.03 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक ऐसे ही 1560 बटे 1450 गुणा 100 करने के बाद हमारा ये आंसर है। अगर हम इसे 100 से गुणा नहीं करते तो ये डेसिमल यहाँ की बजाय यहाँ होता, तो मैं ये वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकती हूँ 1.07। इसका अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इतना सब करने की बजाय हम सीधे ये भी लिख सकते थे, यहाँ से वैल्यूज को उठा। मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका अंडर रूट यानी कि हम वर्गमूल निकालेंगे। तो जब हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारा गुणा करने के बाद अब आएगा हमारा 1.1021 और इन दोनों की गुणा और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम करें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आप सभी को निकालना आना चाहिए। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताऊं, तो जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम पीछे से इस तरह से हम जोड़े बनाते हैं, और पीछे से जोड़े बनाएंगे, यूनिट के साइड से हम जोड़े बनाएंगे, और जितना जोड़ा बनता है वो ठीक है, आगे का अगर कोई नहीं बनता तो हम उसे रहने देंगे। जैसे अब इसका जोड़ा नहीं बना। इसके बाद जब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हम इस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पर 1 है और मैं 1 से इसे डिवाइड करूं तो 1 1 जा, अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 2 जा। तो यहाँ पर हमें सीधा लिख रहा है कि ये 1 1 जार पे ही चलेगा हमारा। तो 1 1 जार ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका डबल उतारते हैं, 1 का डबल हमारा आएगा 2, और 2 के बाद ये नेक्स्ट वाला हम पूरा का पूरा जोड़ा उतारते हैं। जैसे पूरा जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, 103.94, ये इधर मैंने छोटा करके लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा और ये 10। यहाँ पर अगर मैं 1 भी लगाऊंगी, 1 पे चलाऊंगी तो ये 21 बन जाएगी, और ये हमारे 10 है। तो आप सभी को पता है 21 ज्यादा है, 10 कम है, तो हम नहीं चलने के कारण हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर और 0 कैरी चढ़ा देंगे और नेक्स्ट वाला कपल भी उतार देंगे इस तरह से। इसके बाद अब इसका डबल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और फिर हम इसको चलाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगी 201, तो 201 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ 202, तो 202 को 2 से ही गुणा करूंगी। तो ये लगभग हमारा 5 पे चलेगा, 5 पे, क्योंकि 5 पे चलने के बाद ये हमारा इस तरह से आता है। ये 1021 है और ये 1025 है, बहुत जरा सा गैप है हमारा। तो हम लगभग में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1.05। ऊपर हमारा कितना आया है, 1.05। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी जगह पर हम 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 इस तरह से हम लिख सकते हैं 1.05। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से हम अंडर रूट निकालते हैं। तो 1.05 हमारा इसका अंडर रूट वर्गमूल आ जाएगा, और फिर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में सरकेगा, और फिर हमारा आंसर आएगा 105। तो फिशर के मेथड से, फिशर के तरीके से जब हमने सूचकांक निकाला तो हमारा आंसर आया 105, और जब हमने लास्पियर के मेथड से निकाला था तो हमारा आंसर आया था 103.94, और जब हमने पास्चे के मेथड से निकाला तो हमारा आंसर आया 107.57। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि जरूरी नहीं है कि हर एक तरीके से हमारा सेम आंसर आए, तीनों तरीकों से हमारा अलग आंसर आए। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने की है, क्योंकि लास्ट ईयर ने बेस ईयर की मात्राओं को महत्व दिया और बेस ईयर के अंदर कीमतें कम थी, करंट ईयर में कीमतें बढ़ गई, तो इसलिए लास्ट ईयर का आंसर हमारा सबसे कम है। और पास्चे ने जो करंट ईयर था, करंट ईयर की मात्राओं को अधिक महत्व दिया, इसलिए पास्चे का जो आंसर होगा, क्योंकि करंट ईयर में कीमतें अधिक हैं, तो उसका जो आंसर है, उसका जो सूचकांक है, वो सबसे अधिक है। जबकि फिशर ने दोनों को एक साथ लिया। फिशर ने आधार वर्ष को भी और वर्तमान वर्ष दोनों को एक साथ लिया, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन था, इसलिए जो फिशर का आंसर है वो इन दोनों के बीच में है, 105। तो इस तरह से हमने लास्पियर, पास्चे और फिशर, इन तीनों तरीकों से हमने न्यूमेरिकल को सोल्व किया। हमारी परीक्षा के अंदर भी न्यूमेरिकल इसी तरह से आते हैं और इसी तरीके से हम उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों,
अब तक हमने जिन सूचकांकों के बारे में पढ़ा वो सामान्य मूल्य सूचकांक थे। इन सामान्य मूल्य सूचकांकों से हमें ये पता नहीं चलता कि जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उन विभिन्न वर्गों के ऊपर कीमतों में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। हम सभी को पता है समाज के अंदर विभिन्न वर्ग रहते हैं और विभिन्न वर्ग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग विभिन्न अनुपातों में ही करते हैं। तो उन सभी अलग अलग वर्गों के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए उन अलग अलग वर्गों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ सूचकांक दिए गए हैं। जो पहला सूचकांक है वो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो हम इसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक विशेष वर्ग कौन सा वर्ग हो गया, उपभोक्ता वर्ग हो गया, हमारा कंज्यूमर वर्ग हो गया। तो कंज्यूमर वर्ग जब वस्तुओं को सेवाओं को खरीदता है तो वो फुटकर कीमतों पर, रिटेल प्राइसेस पर खरीदता है। तो इट मीन्स जो हमारा उपभोक्ता कीमत सूचकांक है वहां पर हम कौन सी कीमतों का प्रयोग करेंगे, हम रिटेल प्राइसेस, फुटकर कीमतों का ही प्रयोग करेंगे। तो फुटकर कीमतों का प्रयोग करके हम उपभोक्ताओं के ऊपर जो कीमतों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, जो भी परिवर्तन हुआ है उसका क्या प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ा, ये हम जानेंगे। तो उपभोक्ताओं के जीवन के ऊपर, उपभोक्ताओं के वास्तविक जीवन निर्वाह के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी कारण से इस कीमत सूचकांक का एक और नाम है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक क्यों कहा गया, क्योंकि इस सूचकांक से हमें उपभोक्ताओं के वास्तविक जीवन के ऊपर उनकी जीवन निर्वाह लागत के बारे में हमें पता चलता है। तो इस कारण से हम इसे जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी कहते हैं। तो जो पहला प्रकार का हमारा कौन सा सूचकांक हो गया, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसके अंतर्गत फुटकर कीमतों का प्रयोग किया जाता है और जो उपभोक्ता वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कीमतों में वृद्धि या कमी का, उसके बारे में हमें बताएगा। इसका दूसरा नाम जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। इसके बाद एक दूसरा वर्ग है हमारा उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग के ऊपर कीमतों में वृद्धि या कमी का क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए हम कौन से सूचकांक का प्रयोग करते हैं, हम थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये हो गया हमारा WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रभाव किसके ऊपर जानेंगे हम, उत्पादक वर्ग के ऊपर। अगर उत्पादक वर्ग के ऊपर कीमतों में वृद्धि और कमी का आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जो कीमतों में परिवर्तन आया है उसका प्रभाव उत्पादक वर्ग पर क्या पड़ा, ये जानने के लिए हम थोक कीमत सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन सा इंडेक्स हुआ, वह सूचकांक जो हमें क्या बताएगा, उत्पादक वर्ग के ऊपर आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में कीमतों में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस सूचकांक के अंतर्गत हम कौन सी कीमतों को लेंगे, हम थोक कीमतों को लेंगे, हम होलसेल प्राइसेस को लेंगे, क्योंकि थोक कीमतों के ऊपर उत्पादकों को वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे, थोक कीमतों का ही हम प्रयोग करेंगे। तो थोक कीमत सूचकांक उत्पादकों के लिए और थोक कीमतों का। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, ये भी हम साथ साथ कर सकते हैं। जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है वो उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव को बताएगा, जो थोक कीमत सूचकांक है वो उत्पादक वर्ग पर प्रभाव को बताएगा, और जो उपभोक्ता वर्ग है वहां पर हम कौन सी कीमतों का प्रयोग करेंगे, फुटकर कीमतों का, और थोक कीमत सूचकांक के अंदर हम थोक कीमतों का प्रयोग करेंगे। इसका दूसरा नाम जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी है। इसके बाद तीसरा सूचकांक आता है हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सूचकांक, जिसे हम IIP इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं। तो जो उद्योग है हमारे, इंडस्ट्री जो है, वहां पर उत्पादन में वृद्धि और जो कमी या जो भी परिवर्तन आए हैं, अगर उसे मापने के लिए हम सूचकांक का जब प्रयोग करते हैं तो वो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहलाता है।
तो वह सूचकांक जो उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई या कमी हुई, जो भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को जो मापता है वो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहलाता है। तो इस प्रकार से समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, ये हमारा औद्योगिक वर्ग हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया हमारा, ये हमारा उत्पादक वर्ग हो गया और ये हमारा उपभोक्ता वर्ग हो गया। तो अलग अलग वर्गों के ऊपर कीमतों में वृद्धि का या कीमतों में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के इंडेक्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा चैप्टर के अंदर आगे हमारा जो मुद्रास्फीति और मुद्रा का मूल्य है, इसके बारे में बताया गया है। मुद्रास्फीति क्या होती है, इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होती है, जब कीमतों में वृद्धि होती है और ये वृद्धि शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग प्रोसेस तक चलती रहती है, लंबे समय तक कीमतों में वृद्धि चलती रहती है, तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति वो स्थिति जिसके अंदर कीमतों में वृद्धि होती है और लंबे समय तक होती है, वो स्थिति हमारी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाए। जब इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो क्या होता है कि जो मुद्रा का मूल्य होता है, मुद्रा का मूल्य यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति यानी कि हम इससे कितना खरीद पाते हैं। तो जब कीमतें बढ़ती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति जब पैदा हो जाती है, तो जो मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो एक तरह से मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के लिए मान लिया 100 रुपए के अंदर हम कितना सामान ले पाते हैं, वही सामान हम 10 साल पहले उस 100 रुपए के अंदर कितना ले पाते थे और वर्तमान में हम कितना ले पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10 साल पहले 100 रुपए में हम ज्यादा सामान ले पाते थे, क्योंकि उस समय कीमतें कम थी। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती जाती है। इसी कारण मुद्रास्फीति और मुद्रा का मूल्य या उसकी क्रय शक्ति के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्रय शक्ति गिरती जाती है जब मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह से हमने मुद्रास्फीति या क्रय शक्ति, इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, और जो हमारे अलग अलग हमारे जो वर्ग हैं, उन अलग अलग वर्गों के ऊपर सूचकांक, अलग अलग वर्गों के लिए किस प्रकार के सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंदर जो उद्योगों के अंदर, औद्योगिक उत्पादन के अंदर जो परिवर्तन आया है, जो वृद्धि या कमी हुई है, उसके बारे में हमें बताता है। थोक कीमत सूचकांक हमें थोक कीमतों में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में हमें बताता है। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें पता चलता है।